जिम और प्रोटीन शेक जो आजकल के नौजवान ले रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आयुर्वेद स्लो जरूर है। आयुर्वेद कहता है अगर आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन फायर ही एक्टिवेट नहीं है, तो आप जितना मर्जी सप्लीमेंट ले लो, जो मर्जी कर लो। देखिए, मास्टरबेशन कोई गलत चीज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल अनकट कहानी देख रहे सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस विज्ञान की जो हजारों साल पुराना होते हुए भी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद असरदार है। मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेद की। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जो पंचकर्मा और मेल इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट हैं। अपने जीवन काल में ये लगभग 5,000 से भी अधिक मरीजों का सफल इलाज कर चुके हैं। आज की बातचीत में हम जानेंगे डॉक्टर अरुण के जीवन और प्रोफेशन से जुड़ी कुछ बेहद खास और जरूरी बातें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण जी का। नमस्कार जी। डॉक्टर अरुण, स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बनने का सपना आपका था या आपके परिवार में पहले से ही कोई डॉक्टर हैं? मेरी फैमिली में पहले कोई डॉक्टर नहीं था, सो इसीलिए मैंने ये चूज़ किया कि मैं आने वाले समय में एक अच्छा डॉक्टर बन के आऊँ और लोगों की अच्छे तरीके से सेवा करूँ। बिकॉज़ आपको भी पता है आजकल के टाइम में कितना मेडिकली लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, बीपी, शुगर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आजकल देखने को मिलते हैं मेडिकली। सो इसलिए मैंने चूज़ किया कि एक डॉक्टर बना जाए सबसे पहले नंबर पे, और लोगों की ऐसे सेवा की जाए ताकि वो बिना साइड इफ़ेक्ट्स के अपने आप को ठीक कर सकें। इसलिए मैंने ये अपनी फ़ील्ड आयुर्वेदा की चुनी, जिसमें मैं सक्सेस भी हुआ माता-पिता के आशीर्वाद से, और आज आपके सामने बैठा हूँ इस पॉडकास्ट में और आपसे अपनी नॉलेज शेयर करूँगा। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि आयुर्वेद जो है काफी स्लो है, यह एक जो पुराना सिस्टम है। आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, ये टोटली मिथ है, क्योंकि आयुर्वेद स्लो ज़रूर है, हम इसको मानते हैं, लेकिन ये जो क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ होती हैं ना, क्योंकि लोग इसको चलते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने की तरफ। जी। अगर किसी को पेट के संबंधी रोग है, किसी को छाती का रोग लगा हुआ है, खाँसी बलगम ज़्यादा आती है, या किसी को हार्ट में पेन हो रही है, तो जी। वो सिम्प्टोमेटिक लेते हैं, गैस की गोली खा ली, जी। दर्द की गोली खा ली, तो वो सिम्प्टोमेटिक एलोपैथी में चलता है ज़्यादातर। जो हम आयुर्वेद में करते हैं, वो रूट कॉज़ के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, जिसका इलाज जो होता है वो परमानेंट होता है। देरी सी इसीलिए लगती है कि उसका जो इलाज हम परमानेंट कर पाते हैं और उसको रोगों से मुक्त कर पाते हैं। अगर हम सिम्प्टोमेटिक चलें तो आयुर्वेद भी फास्ट रिजल्ट दे देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो काढ़ा ज़्यादा पिलाते हैं। सो काढ़ा हमारा जो है वो इंजेक्शन की तरह काम करता है। अगर लोग काढ़ा पीना शुरू कर दें आजकल के टाइम में, तो वो इंस्टेंट रिजल्ट आजकल के टाइम में देता है। लेकिन यही बात है कि पेशेंस रखनी ज़रूरी है, क्योंकि इतने हज़ारों सालों 5,000 साल पुराना हमारा आयुर्वेद शास्त्र है। सो इस शास्त्र में यही वर्णन किया गया है कि जो अगर आपको बीमारी कोई शुरू हो चुकी है या हो रही है, तो उसके लक्षणों के ऊपर मत जाइए, उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट मत करवाइए। आप उसकी बीमारी की जड़ तक जाएँ और आयुर्वेद से उसका इलाज कराएँ, ताकि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना आए। डॉक्टर अरुण, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार जानना चाहूँगा कि जो आपका डेली रूटीन है वो क्या है? आप सबसे पहले सुबह उठ के क्या करते हैं? सुबह उठ के सबसे पहले मैं तो कोसा पानी पीता हूँ। जी। ठीक है, पानी को गर्म कर लिया अच्छे से कम 1 लीटर पानी डेली सुबह मैं पीता हूँ, जिससे मेरी जो बॉडी है वो एक्टिवेट हो जाती है। हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है गर्म पानी पीने से। और जितनी भी टॉक्सिसिटी है मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि जब हम रात को सो जाते हैं हमारी बॉडी रेस्टिंग पोज़ीशन में चले जाती है। हमारे जी। सारे ऑर्गन्स रेस्ट करते हैं तब, पेट भी हमारा रेस्ट करता है। सुबह गर्म पानी इसलिए पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में एक तो हाइड्रेशन पूरी रहे, आपका लिवर डिटॉक्स होता रहे, आपकी गट हेल्थ ठीक रहे। सो सबसे पहले मैं भी खाली पेट पानी पीता हूँ 1 लीटर। उसके बाद अपना जो भी नित्य नियम है, प्राणायाम, योगा वगैरह थोड़ा बहुत कर लिया घर में, जब अगर टाइम बचता है मेरे पास, तो उसके बाद नहा धो के अपने ऑफिशियल वर्क, ओपीडी, पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स एंड सोशल मीडिया। आजकल आपको पता है लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। जी। अगर लोगों को अवेयर किया जाए तभी लोग उस चीज़ को समझते हैं। अगर हम ही इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोगों को कैसे समझा सकते हैं? मैं क्या देखता हूँ, जो आज की जनरेशन है वो लोग मानते हैं कि जिम और प्रोटीन शेक ही सब कुछ है। जी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिम और प्रोटीन शेक जो आजकल के नौजवान ले रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उनका एक मिथ है कि हमने बॉडी बनानी है, हमने मसल बनाने हैं। लेकिन वो एक तरीके की आयुर्वेद में उसको हम ताकतवर नहीं मानते। अगर किसी की बॉडी बहुत अच्छी है या वो बॉडी बिल्डर बन चुका है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ताकतवर है, वो उसके अंदर बहुत अंदर ज़्यादा से कितना पावर है, स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि वो बाहरी ताकत है। अंदर की ताकत जो है वो है हमारा पाचन क्रिया, डाइजेशन। जी। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा तो हम प्रोटीन शेक या डब्बे क्यों खाएं ज़्यादा?
हमारे खाने से ही हमें वो सारे गुण मिल सकते हैं जो हमें चाहिए, हमारी बॉडी को जो चाहिए। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि जो आपका पाचन क्रिया है उसको पावरफुल करिए रादर देन आप अपने मसल्स को पावरफुल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका पेट पावरफुल रहेगा तभी सारी रोटी भी आपको पचेगी, सब्ज़ी भी आपको अच्छे से पचेगी और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। अगर आपका डाइजेशन ही खराब हो चुका है, तो बाहर से बॉडी बनाने का फ़ायदा भी क्या है? जी। ये चीज़ आयुर्वेद में लिखी हुई है पहले से और इसको हम पेशेंट्स को भी समझाते हैं आने वाले समय में कि आप प्रोटीन सप्लीमेंटेशन या डब्बे आजकल सप्लीमेंटेशन जिम वाले लड़के बहुत खा रहे हैं, तो उसका बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो उनको अभी नहीं पता लगेगा, आने वाले समय में उनको डेफ़िनेटली ये चीज़ें देखने मिलेगी कि हाँ, अभी हमने ये चीज़ खाई। मेरे पास एक केस था, मैं आपको शेयर करता हूँ कि जहाँ से मैं अपने कपड़े सिलवाता हूँ ना, जी। तो उनका बेटा अराउंड अबाउट 18-19 साल का है। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बेटे के ना एक मिनट पीठ देखना ज़रा। जब उसकी शर्ट उतार के पीठ देखी तो उसमें छोटे-छोटे दाने निकले हुए थे, ठीक है? 18-19 साल में पीठ के ऊपर इतने सारे दाने निकलना मतलब पेट की गर्मी है उसको, ठीक है? तो मैंने पूछा कि क्या करता है ये जिम-जुम जाता है? कहता है हाँ जी, जाता है। मैंने बोला डब्बा भी खा रहा है ये? कहते हैं हाँ जी क्रेटीन या कुछ सप्लीमेंट ऐसे ही ले रहा है जिम में। तो मैंने उनको इमीडिएटली बंद करवा दिया वहाँ से। मैंने उसके लड़के को पूछा कि तेरा डाइजेशन कैसा है? वो कहता है डॉक्टर साहब डाइजेशन तो मेरा बहुत पुअर है, ठीक है? मेरे को एसिडिटी हो जाती है, मेरे को ब्लोटिंग हो जाती है। आयुर्वेद कहता है अगर आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन फायर ही एक्टिवेट नहीं है, तो आप जितना मर्ज़ी सप्लीमेंट ले लो, जो मर्ज़ी कर लो, जितने मर्ज़ी शेक बना के पी लो, सत्तू बना के पी लो, लेकिन आपको रिज़ल्ट देगा ही नहीं बिल्कुल भी। सो उसको मैंने सिंपल एक डब्बा बंद करवाया, उसको बोला कि रूटीन में अपना पानी ज़्यादा पी, सिंपल 2-3 हर्बल मेडिसिन्स मैंने उसको प्रिस्क्राइब की, 1 महीने में वो ठीक हो गया, सारे निशान जी। उसके गायब हो गए। उसको फिर अकल आई, फिर पता लगा उसको कि हाँ, भी नहीं मैं गलत रास्ते में था। ठीक है? क्योंकि आयुर्वेद हमेशा ये कहता है कि बाहरी बॉडी के ऊपर आप अपने को अगर शेप अप कर रहे हैं, आप अपने आप को दिखा रहे हैं, उस बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी इंटरनल हेल्थ ठीक नहीं है। डॉक्टर अरुण, अभी हाल ही में एक एक्ट्रेस हैं शेफाली जरेवाला, तो उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उसके ही 2 ढाई साल पहले उनके ही एक मित्र हैं सिद्धार्थ शुक्ला, उन्हें भी जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आया था। तो और भी कई लोग हैं जिनका नाम आगे नहीं आता है, प्रॉब्लम सेम है। जो भी आपने बताया कि पाचन सिस्टम जो है सही नहीं है, तो ये जो कार्डियक अरेस्ट हैं या हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो क्या ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं? देखिए, इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कोविड निकला है, वैक्सीनेशन लगी है कोविड की, उसके बाद ये केसेज़ हमें ज़्यादा देखने को मिले बिल्कुल। हैं। दूसरे नंबर पे हमने अपनी नेचुरल डाइट खत्म कर दी है। जो हमारी नेचुरल डाइट जो घर से ही हमें मिलती है, जी, सब्जियों से हमें मिलती है, रोटी से हमें मिलती है, घी से हमें मिलती है, वो हमने जी, बंद ही कर दी है। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर भी घी बंद करवा देता है। जिम ट्रेनर के पास जाओ वो कहता है कि घी नहीं खाना, ठीक है? खाते क्या है फिर कैप्सूल खा लिए जी, या सप्लीमेंट खा लिए। वो ही कहते हैं कि इसको शेक बना के पी लो, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा। लेकिन वही चीज़ आने वाले टाइम में यूथ को खराब कर रही है, यंगस्टर्स को खराब कर रही है। रीज़न बिहाइंड इट कि आपने सुना होगा कि अगर हम 25 साल पीछे चले जाएँ, 30 साल पीछे चले जाएँ, कभी किसी यंग बॉय को हार्ट अटैक नहीं आता था, कभी नहीं। कभी नहीं आता था। क्योंकि वो अखाड़े में जाते थे, रेसलिंग करते थे, उन्होंने देसी घी भी पीना, खाना अच्छे तरीके से और वो अपनी बॉडी को लुब्रिकेट रखते थे, मालिश करवाते थे अच्छे से, जी, ठीक है? जिससे क्या होता था कि हमारी बॉडी की जितनी भी ड्राइनेस है, वो खत्म हो जाती थी। घी पीने से अंदरूनी ड्राइनेस खत्म हो जाती थी, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती थी, हमें ब्लोटिंग नहीं होती थी, हमें कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती थी। आजकल की जो यूथ है वो सप्लीमेंट की तरफ ज़्यादा चली गई है, नेचुरल डाइट कट ऑफ कर दी है, जिसकी वजह से बॉडी में वात की वृद्धि हो जाती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। जी, अगर वात हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाए, ड्राइनेस हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाए, तो वो साइन करता है हार्ट अटैक के सिम्पटम्स, चेस्ट पेन क्योंकि वात चल प्रकृति का होता है। मतलब जैसे हवा चलती है वैसे ही हमारी बॉडी में जो हवा का सर्कुलेशन है वो वात के कारण होता है। जी, वात कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। अगर आपके माइंड में ट्रैवल करे गया तो आपका जो माइंड है वो चलता रहेगा। सोते हुए भी आपको ख्यालात आते रहेंगे, सपने आते रहेंगे। अगर हमारे हार्ट में चला गया तो हम जो हार्ट की पल्पिटेशन जिसे हम कहते हैं धड़कन बढ़ जाना, जी, ऐसे सिम्पटम्स हमें देखने को मिलते हैं। एंग्जायटी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। छाती में चला गया तो हमें ड्राई कफ हो सकता है। पेट में चला गया तो जिसे हम ब्लोटिंग कहते हैं वो सिम्पटम्स देखने जी, को मिल सकते हैं, ठीक है? जॉइंट्स में चला गया, जॉइंट्स में आपने देखा होगा कड़-कड़ की आवाज़ जी, आनी जी, शुरू हो जाती है। तो वो जॉइंट्स पेन जो है वो भी वात की वजह से है। सो ड्राइनेस क्योंकि वो मसाज नहीं करवाते कभी भी उन्होंने मसाज नहीं की, नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं ली है उन्होंने कभी। क्योंकि आजकल बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को अवेयरनेस भी है इस चीज़ की एंड दे आर गोइंग फॉर केरला फॉर पंचकर्मा थेरेपीज़। वहाँ पे जाते हैं, अपना डिटॉक्स करवाते हैं, अपनी बॉडी में थेरेपीज़ करवाते हैं, तेल लगवाते हैं, शिरोधारा थेरेपी होती है एंड जो-जो लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं आने वाले इस समय में तो वो सेफ है। जिन्होंने नहीं समझा उनको कई सारी कॉम्प्लिकेशन से गुज़रना पड़ता है अभी। डॉक्टर
जैसे आपने बताया कि जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम रहती है, तो वो डॉक्टर जो है उनके जो घी बंद करवा देते हैं या दूध, दही बंद करवा देते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी है, मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो मेरे जो है सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं बंद करवा दिए हैं। ऐसा और लोगों के भी साथ हो सकता है। तो उन लोगों के लिए कोई अल्टरनेटिव है इस चीज़ का? देखिए, आयुर्वेद कहता है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ये एक संस्कृत श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है, हमने कॉलेज टाइम में पढ़ा है काफ़ी। जी, जिन्होंने भी बीएमएस ग्रेजुएट हैं, वो सभी ये श्लोक ज़रूर पढ़ते हैं। दोष क्या है हमारी बॉडी में? वो होते हैं वात, पित्त और कफ, जिसको हम पल्स डायग्नोसिस कहते हैं। नब्ज़ पकड़ के जो डॉक्टर बता देता है, आपका पित्त बिगड़ा हुआ है, आपका वात बिगड़ा हुआ है जी, या कफ बिगड़ा हुआ है। धातु होती हैं 7 धातुस हमारी बॉडी में, जो हमें खाने से मिलती हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जेटिक रहती है, हमारी बॉडी में वीकनेस आती है, हमें स्किन डिजीज़ होती है, हमें या और कई सारी इन्फेक्शंस होती हैं, वो धातुस की वजह से होती हैं। जी, 7 धातुओं का वर्णन आयुर्वेद में किया और जो मल होते हैं वो 3 तरह के मल हैं, ठीक है? मूत्र, पुरीश और स्वेद। आयुर्वेद कहता है कि आपको यूरिन अच्छा आना चाहिए, आपको पसीना भी अच्छा आना चाहिए और आपको स्टूल जी, अच्छे तरीके से पास होना चाहिए, पुरीश जिसे हम स्टूल को जी, कहते हैं, ठीक है? अगर आपके मूत्र, पुरीश और स्वेद तीनों अच्छे तरीके से आ रहे हैं, ठीक है? अगर आपका तीनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, तो आपको देसी घी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देसी घी ही आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन लेके आएगा। कहते हैं सियाने बंदों ने बोला है कि अगर आप खड़े होके पानी पीते हैं, तो आपके घुटनों में चला जाता है पानी जी, सीधा, जी, ठीक है? और कई बुजुर्ग ये भी कहते हैं, लेकिन वो कहावत लोगों को कइयों को नहीं पता। कई बुजुर्ग ये कहते हैं कि खड़े होके दूध में हल्दी और 2-3 चम्मच देसी घी के डाल के अगर आप गरम-गरम दूध खड़े होके पिएँगे ना, तो जी, जी, आपकी जो घुटनों में कड़-कड़ की आवाज़ आती है ना, वो धीरे-धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्ट दूध आपके घुटनों में ही जाएगा सीधा, जी। ठीक है? ताकि आपकी वो लुब्रिकेशन वहाँ पे मेंटेन करे और आपको घुटनों की सर्जरी से बचाया जा सकता है। सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, खड़े होके पानी नहीं पीना, दूध खड़े होके पीना है। जैसे डॉक्टर अरुण ने बताया कि जो लोग चाहते हैं कि उनके आने वाले वक़्त में घुटने खराब ना हों, तो उनके लिए एक ही सजेशन है कि जो पानी है वो हमेशा बैठकर पिएँ और दूध जो है हमेशा खड़े होकर पिएँ। हाँ, खड़े होके पीना चाहिए और उसमें हल्दी थोड़ी-सी और 1 या 2 चम्मच देसी घी के डालें और उसको खड़े होके गरम-गरम दूध पी जाएँ, वो सीधी-सी बात है, जी, ठीक है? अगर आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है, फिर डॉक्टर आपको 100% रिकमेंड करेगा कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कर दीजिए। आप ये चीज़ों का सेवन ना करें, बिकॉज़ आपका पेट ही नहीं साफ़ होगा, तो आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा उस वक़्त। जी। जी। डॉक्टर अरुण, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि आप अपने जीवन काल में लगभग 5,000 से भी जो अधिक मरीजों का जो इलाज कर चुके हैं। तो हमारा सवाल था कि जो आपके पास पेशेंट आते हैं, वो शारीरिक समस्या से ग्रस्त होते हैं या मानसिक तनाव से? आजकल तो 70% मानसिक ही आते हैं। जी, शारीरिक तो वो सोच-सोच के बना लेते हैं। देखिए, बिल्कुल। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम कोई नहीं होती है। सिंपल वो सोचने की बीमारी उनको लगी हुई है। जी, ओवरथिंकिंग करते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस भी उनको बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पहले ही गूगल से पढ़ के आते हैं जी, कि जी। डॉक्टर साहब मेरे को ये सिम्पटम्स हैं, कहीं मेरे को माइग्रेन तो नहीं है, कहीं मेरे को ये जी, सिम्पटम्स आ रहे हैं, कहीं मेरे को पेट की समस्या है या कोई मेरे को पेट का कैंसर तो नहीं बन जाएगा, लीवर का कैंसर तो नहीं बन जाएगा या मेरे को फैटी लीवर तो नहीं हो जाएगा, बाद में पेट में पानी तो नहीं भर जाएगा। वो ओवरथिंकिंग उनको ले बैठती है। अगर पेशेंट ओवरथिंकिंग करना बंद कर देगा ना, तो आने वाले टाइम में वो नेचुरली अपने आप को ठीक कर सकता है। मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं, मैं उनको मेडिसिन भी रिकमेंड नहीं करता ज़्यादा, जी, ठीक है? क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सोच से शुरू होती है, ठीक है? एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास अगर आप चले जाएँगे तो अपने सिम्पटम्स बताएँगे, तो उन्होंने तो नींद की दवाइयाँ ही देनी है आपको। जी, आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें आपकी सोच को सुना जाता है। आपके शरीर को तो हम ट्रीटमेंट देते ही देते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ मन को भी ट्रीटमेंट देते हैं और आत्मा को भी ट्रीटमेंट देते हैं। हमारी पैथी इसलिए महान मानी गई है, क्योंकि हमने कल अकेला शरीर को नहीं ट्रीटमेंट देना, हमने शरीर के साथ-साथ मन को भी सँभालना है पेशेंट के और उसकी आत्मा को भी साफ़ करना है, ठीक है? वो साफ़ तभी होगी जब पेशेंट हमें अच्छे तरीके से फ़ॉलो करेगा, आयुर्वेद को अपनाएगा, आयुर्वेद के प्रति अपनी रुचि दिखाएगा, तभी उस चीज़ को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। डॉक्टर अरुण, आप यौन समस्याओं के स्पेशलिस्ट हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आज के तारीख में यौन समस्याएँ कितनी आम हो चुकी हैं? लोग आपसे खुलकर बात करते हैं या आज भी शर्माते हैं? वैसे तो आजकल के टाइम में कई पेशेंट्स ऐसे हैं, मैं क्लिनिकल लेवल पे मैं देखता हूँ, वो विज़िट करना पसंद नहीं करते। क्लिनिकल लेवल पे जाके वो विज़िट करना पसंद नहीं करते, बिकॉज़ उनको ये डर होता है कि कहीं हमारी प्राइवेसी ना लीक हो जाए। सो वो फ़ोन पे बात कर लेते हैं, फ़ोन पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं, ठीक है? फिर उसका इलाज उसके अकॉर्डिंग हम शुरू कर देते हैं। मतलब वो अपनी लेकिन आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी वो को रिवील नहीं छुपाना करना चाहते चाहते। हैं, हाँ, आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो वेदा वायु आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर जो मेरा मैं चला रहा हूँ, इसमें हम पेशेंट्स को बहुत ही अच्छा आश्वासन देते हैं कि आप हमारे पास आएँ,
अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से शेयर करें, हम उसकी पल्स डायग्नोसिस करें, उसकी तहसीर को आइडेंटिफ़ाई करें, उसके अकॉर्डिंग आयुर्वेद में कई सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो तहसीर के अकॉर्डिंग देनी पड़ती है। अगर गरम तहसीर के बंदे को हमने गरम दवाई दे दी तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगी, उसको कॉम्प्लिकेशन आएगी। इसलिए तहसीर को आइडेंटिफ़ाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए पेशेंट्स जो आजकल के टाइम में हमारे पास आ रहे हैं, वो इसी प्रॉब्लम से मानसिक तनाव उनको ज़्यादा है। 70% मानसिक तनाव की तरफ है एंड 30% उनको शारीरिक प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है। लेकिन फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है ना, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, अगर पेशेंट का माइंड रिलैक्स कर दिया जाए, पेशेंट को टेंशन फ्री कर दिया जाए, तो जी। वो आधा वैसे ठीक होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर अरुण, हाल ही में एक मूवी आई थी ओह माय गॉड 2 जिसमें सेक्स एजुकेशन को लेकर काफ़ी खुलकर बात की गई थी। आपका इस विषय पर क्या मत है? क्यों आज भी माँ-बाप अपने बच्चों से इस टॉपिक पर बात करने से हिचकिचाते हैं? या स्कूलों में इस टॉपिक को सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा? ये जो पिछड़े हुए इलाके हैं ना, जी, यहाँ पे इस चीज़ की शर्मिंदगी ज़्यादा फ़ील करते हैं पेरेंट्स, कि हम अपने बच्चे को कैसे सेक्स एजुकेशन के ऊपर समझाएँ या टीचर्स कैसे समझाएँ। जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे इस चीज़ की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं अभी भी। बच्चों को समझाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को टच जी, के बारे में बताया जाता है कि कौन-सा गुड टच है, कौन-सा बैड टच है। सो जब ये लोग इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है या हमारा हम ठीक है अपने आप में, ठीक है? सो सेक्स एजुकेशन आजकल के टाइम में बहुत कंपल्सरी है और यूथ हमारा जितना भी है, आपको पता ही है कितना गलत रास्ते में चला हुआ है, नशे के रास्ते में चला हुआ है। सो पेरेंट्स को फ्रैंक होना चाहिए अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चा कभी गलत रास्ते में ना जाए। पेरेंट्स के डर से कई बच्चे गलत रास्ते में चले जाते हैं। जी, पेरेंट्स डाँट देते हैं, फिर बच्चा गलत रास्ते में जाके नशे करना शुरू कर देता है। सो पेरेंट्स को बच्चों के साथ फ्रैंक होना चाहिए और सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करनी चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए। सो यही एक रास्ता है जिससे पेशेंट की जो झिझक है वो दूर हो सकती है और वो आराम से अपना इलाज भी करवा सकता है बाद में फिर। जी, जी। इसी फ़िल्म से एक सवाल और निकला है मेरा। इस फ़िल्म में मास्टरबेशन के टॉपिक पर बात की गई थी। मैं जानना चाहूँगा क्या सच में मास्टरबेशन से जो है स्पर्म काउंट कम होता है? देखिए मास्टरबेशन कोई गलत चीज़ नहीं है जी, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। लेकिन अगर आप इसका एग्रेसिवली ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, उसको एवरीडे यूज़ कर रहे हैं मास्टरबेशन को, तो वो डेफ़िनिटली स्पर्म हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि मैंने आपको 7 धातुओं के बारे में बताया, जो हमारी धातु होती हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएँ होती हैं। जी, जी, इस धातु में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट वाली धातु है ना, वो शुक्र धातु है, जिसे हम ओज कहते हैं। हमारे बॉडी में जितनी तेज है ना, जैसे आपने संत महापुरुष देखे होंगे, उनके चेहरे में ग्लो होता है, ठीक है ना? जी, वो ओज धातु मेंटेन रखी हुई उन्होंने अपनी, तो होता है। अगर हम डेली मास्टरबेशन करके अपने स्पर्म को वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे स्पर्म हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा जी। और हमारा जो इन्फेक्शन है यूरिन वाले पार्ट में, वो भी ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर अरुण आप हमें बताइए कि अगर कोई मरीज़ आपके पास अपनी यौन समस्या लेकर आता है और बहुत शर्मा रहा है, तो आप उसका जो आत्मविश्वास है वो किस तरह बढ़ाते हैं? देखिए, पहले तो पेशेंट के साथ हमें फ्रैंक होना पड़ेगा। जी, अगर हम भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है, हमने उसका सॉल्यूशन पेपर अब हमारा चल रहा है, पेशेंट बताई जा रहा है, हम पेन चलाई जा रहे हैं, ठीक है? तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस नहीं आता, पेशेंट दोबारा हमारे पास कभी नहीं आएगा। सबसे पहले पेशेंट के साथ फ्रैंक होते हैं, पेशेंट को हम पूछते हैं कि जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है अपना बड़ा भाई समझ के मेरे को बता दो सारी, जी, ठीक है? ताकि मैं आपका उस चीज़ का सॉल्यूशन कर सकूँ। पेशेंट जब कॉन्फिडेंस में आता है तो पेशेंट डेफिनिटली अच्छी चीज़ें हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना शुरू करता है, अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में बताना शुरू करता है और उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सबसे पहले सुनते हैं। हम पेन नहीं चलाते कभी भी अपना पहले। सबसे पहले पेशेंट को सुनना है, पेशेंट्स की फीलिंग्स को समझना है, उसके अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, वो क्यों गलत कर रहा है अपने साथ, ठीक है? उसकी समझ के उसको फिर काउंसलिंग सेशन देते हैं और उसके साथ-साथ हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन्स हमारी अपनी भी बनी हुई कुछ मेडिसिन्स हैं, जो हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। पेशेंट्स वो सारी चीज़ें जब ये सोच लेता है ना कि डॉक्टर ने मेरी सारी बात सुन ली है, जी, तो वो आधा वैसे ही ठीक हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल के टाइम में ऐसे हैं, वो बात ही नहीं सुनते हैं, वो सीधा हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ये प्रॉब्लम है, 2-3 सिम्पटम्स सुनते हैं, साथ में मेडिसिन राइट डाउन करके भेज देते हैं, ठीक है? पेशेंट्स का समझाया नहीं कि उसने लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस करनी है, उसने अपनी डाइटरी हैबिट्स में क्या चेंजेस करनी है, उसने मेडिसिन कैसे खानी है। जब डॉक्टर ने अच्छे तरीके से समझाएगा तो पेशेंट सैटिस्फाइड नहीं होगा, ना ही आपके पास वो रिपीट होगा। मतलब जो है आप एक डॉक्टर की जगह एक दोस्त बनकर उनका साथ देते हैं। दोस्त बनना पड़ेगा, आजकल हर एक डॉक्टर को दोस्त बन के पेशेंट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी, नहीं तो जी, पेशेंट भी खराब होगा और डॉक्टर भी खराब होगा। काफ़ी पुरुष जो हैं हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, तो आपके हिसाब से ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो उन पुरुषों को आज ही छोड़ देनी चाहिए, अगर वो हेल्दी रहना चाहते हैं तो? पॉर्न मूवीज़ देखना बंद करनी पड़ेगी सबसे पहले नंबर पे। तो सबसे बड़ी बात है। हाँ, सबसे बड़ी बात है, आजकल जो भी अकेला बंदा रहता है ना अपने कमरे में,
अगर उसका टाइम पास नहीं हो रहा है तो वो सीधा गूगल में सर्च करके पॉर्न मूवीज देखेगा। दूसरे नंबर पे जल्दी सोना। जी, लेट नाइट जो बंदा सोएगा उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब डेफिनेटली होगी। ठीक है, और तीसरे नंबर पे अपना वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, और फास्ट फूड जितना है, जंक फूड जितना है, ऑयली फूड जितना है, सिट्रस फूड जितना है, खट्टी चीज़ें, इन जी। सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अगर अपने आप को हेल्दी रखना है तो। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। आपके हिसाब से सही वक़्त क्या है सोने का? सही वक़्त 9 से 10 के बीच में सो जाना चाहिए आजकल के टाइम में सभी जी, को। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि कई पेशेंट्स मेरे को ये कहते हैं, डॉक्टर साहब हम तो आते ही 10 बजे हैं घर में। वो उनका लाइफ़स्टाइल का इश्यू है, ठीक है? 10 बजे आएँगे, 12 बजे सोएँगे, सुबह फिर से उन्होंने 9 बजे उठना है। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है जहाँ पे फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छी मिलती है। वो टाइम तो उन्होंने निकाल दिया सारा, वो इन्हेल नहीं कर पाएँगे। फ्रेश ऑक्सीजन जब अंदर नहीं जाएगी, हमारा माइंड नहीं फ्रेश होगा, हमारा पेट नहीं फ्रेश होगा, क्योंकि 9 बजे अगर उठोगे तो पानी कब पियोगे आप? जी, ब्रेकफ़ास्ट कब करोगे आप? सारा लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है, ठीक है? सो पेशेंट्स को लाइफ़स्टाइल के ऊपर स्पेशली काम करना चाहिए अगर उन्होंने अच्छे रिज़ल्ट्स लेने हैं। अगर वो टाइम पास ही कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, तो सही बात। बीमारियाँ भी टाइम पास जी, करके ही आती हैं फिर। जी। एकदम से नहीं आती, धीरे-धीरे डेवलप होनी शुरू होती है, बाद में एकदम से ब्लास्ट। बूम। हाँ, फिर बाद में पेशेंट भागता है एलोपैथी में कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। क्योंकि एलोपैथी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है। और अगर हम बात करें आयुर्वेदा की, आयुर्वेदा में वो पेशेंट आते हैं जो क्रोनिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, जिनकी प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही है। हमारे पास वैसे पेशेंट्स भी आए आए हैं जिन्होंने 5-5 साल, 10-10 साल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिया है। बाद में हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हमें ठीक कर दो। ठीक है, अब डॉक्टर तो जादूगर है नहीं कि हमने चुटकी बजाई, आयुर्वेद में आ गए हैं, चुटकी बजा दी तो पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाएगा। 10 साल पहले दिए हैं वहाँ पे। हाँ, 10 साल पहले दे के आते हैं, 5 साल वाले पेशेंट भी आते हैं, 15 साल वाले भी पेशेंट आते हैं। डॉक्टर साहब ने ये दवाइयाँ खाई है, अब हमें काम नहीं कर रही है, शुगर हमारी बढ़ी हुई है, हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी हुई है, हमें पेट के संबंधी रोग आ गए हैं, हमें नींद नहीं आ रही है। ठीक है, एक केस और था, पेशेंट था, उसको एंग्जायटी, सीवियर एंग्जायटी थी, जी, और मेरा ही वर्कर था वो, तो उसको बहुत एंग्जायटी रहनी शुरू हो गई थी। तो बाद में क्या हुआ कि कहता सर मैंने ना दवाई लेनी है, मेरे को नींद नहीं आ रही रात को। फिर वो किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास चला गया, उसने दवाई दे दी, वो पागल हो गया वो। अच्छे से उसका नींद नहीं, मतलब पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर कहता है कि सर मेरे को आप ही ठीक करोगे, आप ही इलाज करो मेरा। फिर उसको मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन पे डाला, 2-3 सिटिंग शिरोधारा की दी, एंड वो 100% ओके हो गया। पता नहीं उसने कितनी एमआरआईयाँ करवा ली, कितने स्कैन करवा लिए, लेकिन रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आता था। जब नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ आया, शिरोधारा करवाई, उसकी माइंड रिलैक्स किया, और उसके बाद हर्बल मेडिसिन ऐसी दी उनको जिससे उनका जो माइंड है अच्छा फ्रेश हो जाए। ठीक है, तो नींद उसको अच्छे से आ गई, पेशेंट फ्रेश। क्योंकि मानसिक तनाव ही इतना आजकल जी, बढ़ा हुआ है, पेशेंट अपने आप को अनकंफर्टेबल, अनसिक्योर फील करना शुरू कर देता है कि वो सोचता है कि पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। बिल्कुल। ठीक है, जब पेशेंट ये सोच लेता है, उसके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, तो फिर वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उसका। इसलिए दोस्त की तरह पेशेंट को ट्रीट करिए, करेंगे तो तभी सक्सेस मिलेगी, नहीं तो आजकल का टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम है। पेशेंट को समझना, पेशेंट को समझाना बहुत डिफिकल्ट है आजकल के टाइम। देखिए एंग्ज़ायटी की बात निकली है, तो डॉक्टर अरुण क्या आप बताएँगे कि आखिर एंग्ज़ायटी होती क्यों है? डिप्रेशन होता क्यों है? कई बार तो ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि एंग्ज़ायटी हो रही है या बंदा डिप्रेशन में डिप्रेस्ड हो रहा है। देखिए, घर का माहौल, ओवरथिंकिंग, जी, ठीक है, और गलत आहार खाना, ये 3 मेजर फैक्टर हैं एंग्जायटी के, ठीक है? क्यों ये तीनों मेजर फैक्टर क्यों हैं? सबसे पहले ओवरथिंकिंग, जब हम कोई मोबाइल में रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, अब एल्गोरिदम उस चीज़ को कैच कर लेता है कि आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जी, वही चीज़ें आपको बार-बार दिखेंगी, ठीक है? अगर आपने कोई इंसिडेंस देख लिया, आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो एक्सीडेंटल वीडियोज़ ही आपको ज़्यादा नज़र आएँगी। तो जी, बंदा देख-देख के वो पागल हो जाता है कि मेरे साथ ना ऐसा हो जाए यार, मैं भी ऐसे जाता हूँ, ठीक है? दूसरे नंबर पे आ जाता है स्लीप। रात को 12-12, 1-1 बजे सोना, नींद पूरी ना होना, दिमाग को तो रेस्ट चाहिए, लेकिन जी, हमने दिमाग को कहाँ लगाया है? फ़ोन के ऊपर, रील्स के ऊपर, ठीक है? तो वो हम कंटिन्यूअसली उसको स्क्रॉल करते रहते हैं, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे निकल जाते हैं स्क्रॉल करते-करते। बाद में टाइम देखते हैं, अच्छा 1 बज गया, फिर सो जाते हैं, ठीक है? वो मेंटली आपको प्रेशर देता है, मेंटली आपको खत्म कर देता है अंदर से, ठीक है? जी, और तीसरे नंबर पे आपका डाइट आ गया, लाइफ़स्टाइल आ गया। डाइट अगर आप जितनी गड़बड़ वाली खाएँगे, जितना फास्ट फूड, मैदा आप ज़्यादा खाएँगे, जितना जी, सिट्रस चीज़ें ज़्यादा खाएँगे, आपके पेट में हैवीनेस रहेगी रहेगी। आपका अगर पेट नहीं साफ होगा तो आपको ब्लोटिंग की दिक्कत रहेगी रहेगी। जब तक आपका पेट नहीं साफ होगा, आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, आपको एंग्जायटी के रिलेटेड सिम्पटम्स आने शुरू हो जाएँगे। अगर आप किसी काम में भी बैठे हो, अगर जी, आप लैपटॉप में काम कर रहे हो, अपना ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, अपनी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं आप, अगर आपके पेट में टाइटनेस है ना, तो आप कंसंट्रेशन से अपना काम नहीं कंप्लीट कर पाएँगे। बिल्कुल ठीक। आपको ये लगेगा कि यार आई एम वेरी डिस्कम्फर्ट, मेरे को यार डीएसआर खा लेना चाहिए अभी, है ना?
तो हम कहते हैं डीएसआर की जगह सौंफ वाला बिल्कुल। पानी अपने टेबल के पास रखो, सौंफ वाला पानी पिया करो। अच्छे से आपका जो बॉडी डिटॉक्स भी होती रहेगी, आपका डाइजेशन भी बेटर होता रहेगा और आप अपना अच्छे से काम भी करते रहेंगे। यही मेन फैक्टर है आजकल के टाइम। डॉक्टर अरुण, कभी कोई ऐसा केस आया आपके पास, जहाँ उम्मीदें बिल्कुल ही ज़ीरो हों, लेकिन आयुर्वेदा ने वहाँ भी कमाल कर दिखाया हो? बिल्कुल मेरे पास कई सारे केस स्टडीज़ पड़ी हुई हैं क्लिनिक लेवल पे कि जो मैंने ट्रीटमेंट दिया है। रिसेंटली एक पेशेंट आया था जिसका 0 स्पर्म काउंट था, जी। ठीक है? उसके नॉर्मली 50 मिलियन से अबव चाहिए था, उसका 2 मिलियन रह गया था और एक्टिव सेल्स जी। 0 थे स्पर्म में। तो पेशेंट आया, उसकी हिस्ट्री ली, उसकी हिस्ट्री में अच्छा। ये निकल के आया कि पेशेंट्स को 3 साल 4 साल हो गए थे मैरिज को। 4 साल के बाद दे आर प्लानिंग फॉर बेबी बट वो कंसीव नहीं हो पा रहा था। पेशेंट्स को इरेक्शन प्रॉब्लम थी, मेल पेशेंट को। फीमेल पेशेंट एकदम ठीक थी, हेल्दी थी। जो पेशेंट का मैंने उसका टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्टें देखी तो उसका रिपोर्टें बहुत गड़बड़ थी। पेशेंट बेचारा घबराया हुआ था पहले, टेंशन में था कि डॉक्टर साहब मैंने बच्चे पैदा करने के लिए ट्राई जी, कर रहे हैं जी। लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है? तो अब क्या करें? हमें सॉल्यूशन बताइए। हमने आईवीएफ नहीं करवा सकते क्योंकि आईवीएफ में लाखों का खर्चा है, जी। ठीक है? तो उस केस में मैंने पेशेंट को पैसों सबसे पहले तो उसको सैटिस्फाइड किया, काउंसलिंग की अच्छे से, पूरा लाइफ जी। हिस्ट्री के बारे में जाना कि उसका लाइफ़स्टाइल सुबह से लेके शाम तक वो क्या करता है, किस तरीके का वर्क है, कौन-सी चीज़ें वो ज़्यादा प्रेफ़र करता है खाने के लिए। थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल चेंज किया, मेडिसिन स्टार्ट की। विदिन 1 एंड हाफ मंथ, डेढ़ महीने में जो 2 मिलियन थे वो 10 मिलियन आ गए, ठीक है? नॉर्मली वैसे 50 मिलियन चाहिए लेकिन रिकवरी शुरू होगी। जो 100% डेड सेल थे, वो जी। 70% रह गए। क्या एक्टिव सेल्स 0 थे, वो 30% आ गए। इस प्रकार काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट पेशेंट को देखने को मिली। पेशेंट कहता था कि जब मेरा स्पर्म निकलता था ना बाहर, उसमें पीलापन बहुत आता था। दैट मीन्स कि वो इन्फेक्शन है उसके बीच में। तो इन्फेक्शन की भी दवाई मैंने बीच में डाली हुई थी आयुर्वेदिक। तो वो कहता, मैंने उसको पूछा डेढ़ महीने बाद कि अब स्पर्म हेल्थ कैसी है तेरी? जो निकलता है वीरेज आपका वो किस कलर का है? कहता सर व्हाइट कलर का है। मतलब उसको पता लग गया कि मेरे को इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई है। इम्प्रूवमेंट हो रही है? फिर मैंने उसको बोला कि तू फिर भी एक बार अपना स्पर्म टेस्ट करवा, बिकॉज़ दवाई उस तरीके से खानी चाहिए। अगर तेरे को लगता है कि तेरी रिपोर्टें बेटर हो रही हैं, उसमें अगर हमें कोई चेंजेस करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि रिपोर्टों के अकॉर्डिंगली ही, पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही हम मेडिसिन प्रिपेयर करके देते हैं पेशेंट्स को, ताकि पेशेंट्स को अच्छा रिजल्ट मिले आने वाले टाइम में। सो एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी ये आपको शेयर की है मैंने पेशेंट की, एंड पेशेंट इज़ बहुत हैप्पी है। आई होप सो 3 महीने या 4 महीने के ट्रीटमेंट में उसके जो डेफिशिएंसी थी अंदर वो सारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट ने परहेज़ रखे थे तो उसको रिजल्ट मिला। अगर पेशेंट परहेज़ ही ना रखेगा, तला हुआ खाता रहेगा, फास्ट फूड खाता रहेगा, तो डेफिनिटली उसका वो रिकवरी है वो स्लो हो जानी थी। फिर पेशेंट ने कहना कि आयुर्वेद ने सर काम नहीं किया। मतलब मेडिसिन के साथ-साथ जो है परहेज़ करना भी परहेज़ ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पैथी जौन सी मर्ज़ी पैथी ले लो, अगर आप परहेज़ रखेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप परहेज़ नहीं रखोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी। क्योंकि मोस्टली लोग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारी प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई है। बुखार हुआ तो क्यों हुआ? बिल्कुल। यूरिन की इन्फेक्शन की वजह से बुखार हुआ, पेट में सोज पड़ी है उसकी वजह से बुखार हुआ है, या हमें इंडाइजेशन हो रही है उसकी वजह से बुखार हुआ। देयर आर सो मेनी रीज़न ऑफ फीवर। पेन्स किस वजह से आती हैं? फीवर, बॉडी एक्स, अगर ज़्यादा बुखार आ गया तो बॉडी एक्स भी हो सकती है, वीकनेस भी आ सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब 104 105 बुखार है, ठीक है? और वीकनेस बहुत आ गई है, क्योंकि बुखार ने आपको तो निचोड़ ही देना है पूरा। जी। लेकिन उसके रूट कॉज़ के ऊपर जाना चाहिए हमेशा पेशेंट को। अगर रूट कॉज़ पता लगेगा तभी पेशेंट अच्छा रिज़ल्ट पा सकता है। डॉक्टर अरुण, आपके करियर में ऐसा फेज़ कब आया, जब आपको बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस हुआ हो? जब मैं डॉक्टर बना था, जब मैंने अपने हाथ में डॉक्टर की डिग्री ली थी, तब मेरे को बहुत गर्व महसूस हुआ था। उसका रीज़न ये है कि मेरी जो नानी है ना, जी। उनके चूल्हे में फ्रैक्चर हुआ था, तो वो किसी निजी अस्पताल में दाखिल थी। तो वहाँ का जो हड्डियों वाला डॉक्टर था जिसने उनका ऑपरेशन किया जी। था, वो ना उनसे अब हमेशा हँस के बात करता था। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, नानी जी भी बड़े इम्प्रेस हुए कि हाँ भी डॉक्टर हँस के बात कर रहा है। आधी बीमारी तो डॉक्टर हँस के ही ठीक कर देता है। तो उन्होंने मेरे को उस वक़्त बताया था कि बेटा जब तू बड़ा होके डॉक्टर बनेगा ना, तो तू भी सभी मरीज़ों से हँस के बात करना। तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था जब मैं ग्रेजुएट हुआ, जब मैंने अपनी आयुर्वेदिक डिग्री अपने पास प्राप्त की और मैं जब घर लेके पहुँचा तो अपने माता-पिता का आशीर्वाद लिया, तो मेरे को एक बहुत ही प्राउड मोमेंट फ़ील हुआ कि मैं अब लोगों की सेवा ऑफ़िशियल लेवल पे कर सकता हूँ विद क्वालिफ़िकेशन, कि जिसमें कई लोग, आपको पता है, जैसे झोला छाप डॉक्टर कई घूम रहे हैं मार्केट में, जो लोगों को खराब भी बहुत करते हैं। सो हमेशा मेरा एक ही विज़न रहा है कि हमेशा पेशेंट के साथ फ्रेंडली बिहेव किया जाए, उनसे हँसकर बात की जाए और उनको शारीरिक
शरीर को तो ठीक करना ही है, उनके साथ-साथ मन को भी और उनकी आत्मा को भी ठीक करना है साथ। ये तीनों विज़न के साथ आयुर्वेद हमेशा आगे चलता है और मैं भी एक आयुर्वेद ग्रेजुएट हूँ जो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ा हूँ और वेदा वायु आयुर्वेदिक सेंटर भी इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है ताकि हम वहाँ पे जाके पेशेंट्स को एक राइट वे दिखा सकें, अच्छा रास्ता दिखा सकें ताकि पेशेंट भी अच्छे तरीके से ठीक रहे। जी। डॉक्टर अरुण, आपके जो पेशेंट्स हैं वो अक्सर काफ़ी गलतियाँ करते होंगे इलाज के दौरान। तो ऐसी कोई आम गलती जो सभी पेशेंट्स करते ही करते हैं? सबसे पहली गलती पेशेंट यही करता है कि वो दवाई खाने के साथ-साथ परहेज़ नहीं रखता। अगर दवाई भी तभी काम करेगी जब पेशेंट परहेज़ रखना शुरू जी, करेगा। जी। बिकॉज़ बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इंस्टेंट रिज़ल्ट मिल जाए, हमें फटाफट ठीक हो जाएँ, ठीक है? तो इंस्टेंट रिज़ल्ट्स में वो परहेज़ रखते नहीं हैं और कई ऐसी केमिकल वाली मेडिसिन्स खाते हैं जिनको उनको रिज़ल्ट तो मिल जाता है लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनकी चीज़ों को दबाया जा रहा है, ठीक है? सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके उस चीज़ को सप्रेस किया जा रहा है। और हम जो काम करते हैं वो सप्रेस तो आयुर्वेद में होता ही है। आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्सा की जाती है, एक होती है शमन चिकित्सा, एक होती है शोधन चिकित्सा। शमन होता है सबसाइड करना, शोधन होता है डिटॉक्स करना। सो आयुर्वेद ही एक ऐसी पद्धति है जो बॉडी को डिटॉक्स करती है, बॉडी को क्लीन करती है, लेकिन यही चीज़ जो 5000 वर्ष पहले हमारे शास्त्रों में लिखी हुई थी, डिटॉक्सिफिकेशन का मेथड जो लिखा हुआ था, वो आजकल के टाइम में एलोपैथी वाले भी यूज़ कर रहे हैं। एलोपैथी वाले जैसे गट क्लींजर आजकल हाइड्रा पेट को साफ करने वाले पानी के साथ उसको साफ जी। करते हैं। आयुर्वेद में इसका पहले से ही वर्णन है। आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा की जाती है। पंचकर्मा में बस्ती होता है मेडिकेटेड ऑयल का अनिमा देना, ठीक है? जिससे आपकी पेट के संबंधी जितने भी रोग हैं, अगर आपको बाई की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, तो बस्ती चिकित्सा में पहले से ही आयुर्वेद में वर्णन किया गया है कि आप लैट्रिन वाले रास्ते से अनिमा लीजिए, मेडिकेटेड ऑयल का अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ताकि आपको वो अंदर से हील करना शुरू करे और आपको जड़ से आपकी जितनी भी बीमारियाँ जड़ से उसको बाहर निकाले। सो बहुत आयुर्वेद ने तरक्की की है, लेकिन मरीज़ परहेज़ रखेगा तो उसको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर नहीं परहेज़ रखेगा तो उसका जो रिज़ल्ट है वो स्लो हो जाएगा फिर। जी, जी। जी। डॉक्टर अरुण, रिसर्च के दौरान हमारी टीम ने आपका इंस्टा पेज भी देखा था, तो वहाँ पर काफ़ी रील्स हैं जो वायरल हैं, बहुत वायरल हैं और कुछ खास रील्स हैं जो लीच थेरेपी वाली, वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि लीच थेरेपी क्या है और किन लोगों को वो थेरेपी लेनी चाहिए? लीच थेरेपी बहुत ही प्राचीन थेरेपी ऋषि मुनियों के टाइम पे चलती आ रही है, क्योंकि जो हमारे भगवान हैं, धन्वंतरी भगवान, जी, उनके हाथ में भी लीच पकड़ी हुई है उन्होंने अपने हाथ में। ये उस समय की थेरेपीज़ जो लीच है वो चलती आ रही है। जी, लोगों का ये मानना है कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये फेक है, ये वैसे लगा देते हैं, ये सेम पेशेंट्स के ऊपर दूसरी लीच भी लगा सकते हैं हम, ऐसा-वैसा कुछ नहीं है। लीच मेडिकेटेड लीच होती हैं हमारे पास, जिनका विष निकला हुआ होता है और दूसरे नंबर पे पेशेंट्स की जो लीच हम अप्लाई करते हैं, लीच के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि जिनको ब्लड सर्कुलेशन थिक रह रहा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं हो रहा है बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, या किसी पेशेंट्स को नसों की ब्लॉकेज आ रही है पैरों में, या किसी पेशेंट को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है। वेरिकोज वेन्स होने के कारण उनके पैरों में जख्म भी बन जाते हैं। जख्म ऐसा बनता है कि वो हील नहीं हो पाता जल्दी से जल्दी। जी, सो लीच थेरेपी वहाँ पे अपना काम करती है। लीच थेरेपी का काम ये है जी। कि उसने आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना है। जितनी भी गंदगी है उसने पी जानी है, उसको हम वॉमिटिंग करवा देते हैं बाद में। और उसका जो सलाइवा होता है वो एंटी कोगुलेंट फैक्टर रहता है। जैसे हम इकोस्प्रिन या टॉर्वास्टैटिन टैबलेट खाते हैं, वही काम लीच थेरेपी आयुर्वेद में करती है। अगर आप हफ्ते में या 10 दिन में 1 सिटिंग लेते हैं तो लीच थेरेपी आपके क्लॉटिंग फैक्टर को भी डिसॉल्व करती है, आपकी स्किन को हील करने में काफ़ी म मदद करती है। सोरियासिस वाले पेशेंट्स को भी काफ़ी हेल्पफुल है लीच थेरेपी। वेरिकोज़ वेन में काफ़ी हेल्पफुल है लीच थेरेपी। वेरिकोज़ अल्सर जिनके पैर में बन जाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्प है लीच थेरेपी। तो अभी रील्स की बात निकली है, तो हम कमेंट सेक्शन में भी गए, वहाँ पे काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी थे। तो क्या कभी जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उनका फ़र्क पड़ा है आपके काम पे? नहीं, मेरे काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ वो जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो लोग होते हैं जिनको साइंटिफिक इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। जी, उन्होंने रिसर्च ही नहीं की इस चीज़ के बारे में, वो वैसे ही बोल देते हैं कि हमारे तालाब में भी ये चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, हम तो फ्री में लगवा लेते हैं, फलाना कर लेते हैं। लेकिन विष और गर्विश 2 तरह की लीचीज़ होती हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, जो विष वाली लीच होती है, वो ज़हरीली होती है। जो गर्विश वाली लीच होती है, वो मेडिकेटेड लीच होती है, जिसको हम थेरेपेटिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइए कि आप आयुर्वेदा को भविष्य में कहाँ देखते हैं?
क्या यह मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति बन सकता है? बिल्कुल, आजकल के टाइम में ये बन भी चुकी है। जी, जिन लोगों को एजुकेशन मिली है आयुर्वेद के रिगार्डिंग, जिन जो लोग समझते हैं कि आयुर्वेद कैसे काम करता है, किस तरीके से बॉडी को हील करता है, क्योंकि अगर बॉडी को आपने हील करवाना है तो वो आयुर्वेद में ही पॉसिबल है। एलोपैथी में या किसी और पैथी में आप बॉडी को हील नहीं करवा सकते। अगर आपने इंटरनली एक्सटर्नली अपनी बॉडी को क्लीन करवाना है तो आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा है जो आपके आत्मा, मन और आपकी बॉडी को, शरीर को संतुलित रखता है। और कोई पैथी नहीं कर सकती इस चीज़ को, ना ही कर रही है, क्योंकि बाकी जो पैथीज़ हैं वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दे रही है। आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो आपके रूट कॉज़ के ऊपर काम कर रही है, और बहुत सारी रिसर्चेज़ सामने भी आ रही हैं और लोग इसको मान भी रहे हैं। लोगों का झुकाव भी आयुर्वेद की तरफ आ रहा है और लोग इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ करवा भी रहे हैं, और जो लोग करवा रहे हैं वो अपने आप को हेल्दी कर रहे हैं अभी, ठीक है? क्योंकि आयुर्वेद अकेला दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं है। आयुर्वेद आपके लाइफ़स्टाइल के ऊपर भी निर्भर है, आयुर्वेद आपकी डाइट के ऊपर भी निर्भर है, आयुर्वेद आपकी दवाइयों के ऊपर भी निर्भर है, कि आप कौन-सी मेडिसिन किस समय पे, किस तरीके से खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आयुर्वेद में बताई जाती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण जी, आपका कीमती समय देने के लिए। जी, आपने जो आयुर्वेद का ज्ञान हमारे साथ साझा किया, उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी वो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर अरुण कुमार जी के साथ। उम्मीद है आपको इनकी बातें, अनुभव और आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने जीवन में कोई आयुर्वेदिक बदलाव लाना चाहते हैं या किसी समस्या का समाधान ढूँढ रहे हैं, तो आप डॉक्टर अरुण कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम पेज है वेदा वाइब आयुर्वेदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। कमेंट में आप अपने सवाल और सजेशंस लिख सकते हैं। ऐसी ही गहरी और सच्ची बातों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अनकट कहानी को। मैं हूँ साहिल, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मेहमान और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।